वेलकम यू ऑल। कैसे सभी। तो दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे दिल्ली पुलिस में, CSSR में, CGL में, CPO में, DSSB के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उनमें आदि। तो सारे के सारे टॉपिक वाइज डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के ऊपर। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार इन्फ्लेशन का मतलब समझते हैं। इन्फ्लेशन को आम बोलचाल की भाषा में महंगाई बोला जाता है। महंगाई। अब महंगाई कब आती है? जब चीज़ों का प्राइस बढ़ता है, जब चीज़ों का प्राइस लेवल बढ़ने लग जाता है तो हम लोग बोलते हैं महंगाई। अब प्राइस क्यों बढ़ा? जब चीज़ों की मांग बढ़ी। अब मांग क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा है, इसलिए हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, मांग ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए प्राइस लेवल चीज़ों का क्या होने लग गया? बढ़ने लगा। और प्राइस लेवल बढ़ने से परचेजिंग पावर ऑफ मनी या वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब कैसे कम होती है? मान लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपये हैं। 100 रुपये हम बाज़ार में कुछ सामान खरीदने गए, उस सामान की कीमत मान लिया पहले 5 रुपये थी, तो 5 रुपये में हम 100 रुपये के हिसाब से 5 रुपये में हम 20 चीज़ें परचेज कर पाएंगे। महंगाई बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने से उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 10 रुपये हो गया। अब 10 रुपये में हम उस चीज़ की कितनी चीज़ें परचेज कर पाएंगे? केवल 10 चीज़ें परचेज कर पाएंगे। तो 100 रुपये में हम पहले 20 चीज़ परचेज कर सकते थे, लेकिन आज 100 रुपये में हम केवल 10 चीज़ें ही परचेज कर पाएंगे। तो 100 रुपये की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो गई। कम क्यों हो गई? क्योंकि चीज़ों का प्राइस बढ़ गया। तो प्राइस बढ़ने से परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो जाती है। एक ही बात है, अगर आपसे पूछता है कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, तो इन्फ्लेशन में वैल्यू ऑफ मनी या परचेजिंग पावर ऑफ मनी वो कम हो जाती है और प्राइस लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ मनी एंड द प्राइस लेवल इज एन इकोनॉमी इज। तो किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध कैसा होता है? इन्वर्स संबंध, इन्वर्स रिलेशन होता है, उल्टा संबंध होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइस बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। प्राइस बढ़ना ही इन्फ्लेशन कहलाता है। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है द रिजल्ट ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मुद्रा लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का परिणाम क्या होता है? देखो, जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के जो कारण हैं, क्योजिज ऑफ इन्फ्लेशन, वो दो ही कारण हैं। पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा है सप्लाई पुश इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। सप्लाई पुश इन्फ्लेशन को ही कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोला जाता है। अब डिमांड पुल, डिमांड क्या करती है? महंगाई को पुल करती है, खींचती है। सप्लाई क्या करती है? महंगाई को धक्का लगाती है। सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी, इस वजह से सप्लाई क्या करेगी? प्राइस को, चल भाई आगे भाग। सप्लाई है नहीं, सप्लाई क्या करती है? प्राइस को आगे धकेलती है, बढ़ाती है। अगर मार्केट में आप जो सामान खरीदने जा रहे हो, अगर उसकी सप्लाई नहीं हो रही है तो डिमांड बढ़ने की वजह से सप्लाई कम होगी। अब डिमांड बढ़ने की वजह से, डिमांड ना भी बढ़े, अगर डिमांड सेम ही रहे तो चीज़ों के प्राइस के लेवल क्या होने लग जाएंगे? बढ़ने लग जाएंगे। तो दूसरा कारण क्या हो सकता है? सप्लाई कम नहीं हुई, लोग ज़्यादा खरीदने लग गए, लोगों ने डिमांड बढ़ा दी, तो डिमांड बढ़ते ही प्राइस बढ़ेगा। तो पहला कारण प्राइस बढ़ने का, डिमांड में को, प्राइस को क्या कर लेती है? पुल कर लेती है। दूसरा कारण सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होने के बाद सप्लाई ने प्राइस को क्या लगा दिया? धक्का लगा दिया। सप्लाई पुश इन्फ्लेशन, सप्लाई पुश इन्फ्लेशन, जिसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका परिणाम इकोनॉमी में क्या पड़ेगा? तो पहला जो ऑप्शन है वो है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है अवरोध पैदा करना। इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीजेज, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो हिंड्रेंसेज हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, बाधाएं जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन हमारा ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इकोनॉमी डेवलपमेंट कब होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होता है जब इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा हो, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो। प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है। लेकिन अगर महंगाई बढ़ेगी तो बहुत सारी कंपनियां देश में नहीं आएंगी, क्योंकि देश में जो लागत है वो ज़्यादा आ रही है, प्रोडक्शन करने की कॉस्ट ज़्यादा आएगी। प्रोडक्शन की कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो प्रॉफिट कम होगा, इसलिए देश में कंपनियां कम आएंगी। कंपनियां कम आएंगी तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़नी चाहिए थी उसमें बाधा उत्पन्न करता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दूसरा एडवर्स इफेक्ट ऑन BOP,
देखो जो BOP है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, BOP, एक मिनट, BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये अलग से एक कॉन्सेप्ट है, इसके भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। इसमें क्या होता है, एक देश जैसे इंडिया और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे USA, इंडिया और USA, भारत और अमेरिका आपस में जो भी लेन देन करेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जितनी भी करेंगे, उन हर एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड BOP में होता है। जैसे हम सामान बेचते हैं, मतलब सामान एक्सपोर्ट करते हैं या सामान इंपोर्ट करें, हम आयात करें या निर्यात करें, उन सभी का क्या रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। तो अगर कॉस्ट बढ़ रही है मतलब इन्फ्लेशन देश में बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ेगी तो लोग बाहर से सामान ज़्यादा खरीदेंगे, तो हमारे क्या बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। महंगाई की वजह से इकोनॉमी में क्या बढ़ जाते हैं, इंपोर्ट बढ़ जाते हैं। और दूसरा जो हमारे एक्सपोर्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एक्सपोर्ट कम क्यों होंगे, क्योंकि देश के अंदर कॉस्ट ज़्यादा होगी। कॉस्ट ज़्यादा होने से प्राइस लेवल क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। प्राइस बढ़ते ही इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है। प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एक्सपोर्ट कम होंगे, इंपोर्ट बढ़ेंगे, मतलब पैसा कम आएगा देश में, क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा देश के अंदर आएगा, इंपोर्ट करेंगे तो देश से पैसा जाएगा। तो नेगेटिव ज़्यादा होगा पॉजिटिव से, तो इसका BOP पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। ये भी ऑप्शन हमारा ठीक है, पहला ऑप्शन भी हमारा ठीक था। दूसरा हिंड्रेंस इन डेवलपमेंट, विकास में बाधा उत्पन्न करेगा, जो कि हम पहले ही पॉइंट में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, D, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड बी। देखो इन्फ्लेशन का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, महंगाई में प्राइस क्या हो जाते हैं, हम लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, पैसा ज़्यादा था इसलिए हमने डिमांड बढ़ाई, डिमांड बढ़ी इसलिए चीज़ों के प्राइस क्या हुए, बढ़े। अब सरकार को महंगाई ठीक करनी है, तो सबसे मेन कारण क्या है महंगाई का, हमारे पास पैसा ज़्यादा है, तो सरकार क्या करेगी, हमारे पास पैसा कम करवाने की कोशिश करेगी। तो सरकार को हम लोगों के पास जो पैसा है उसको कम करना है। कम करने के लिए सरकार को टैक्स रेट क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो टैक्स रेट शुड बी इंक्रीजेस। देखो जो महंगाई है, एक कॉन्सेप्ट ओवर हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो, दोनों को कंट्रोल करना मतलब हमारे पास पैसा कंट्रोल करना, मतलब देश में जो ओवरऑल पैसा है, मनी सप्लाई को क्या करना, कंट्रोल करना। अब मनी सप्लाई यानी कि मनी सप्लाई का मतलब क्या है, एक देश के अंदर कुल मुद्रा कितनी है, टोटल पैसा कितना है, तो वो कौन बताता है, उस देश का मनी सप्लाई। अगर पैसा ज़्यादा होगा तो महंगाई ज़्यादा होगी, पैसा कम होगा तो मंदी होगी। मंदी का मतलब क्या है, लोगों के पास पैसा नहीं है, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, बेरोजगारी ज़्यादा होगी। तो इस मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, ना तो इसको ज़्यादा होने देना ना कम होने देना। अगर ज़्यादा हो गई तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर कम हो गई तो देश के अंदर मंदी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो इसको कंट्रोल, एक तो सेंट्रल बैंक है हमारे देश का RBI, जो सारे के सारे करेंसी नोट छापता है, RBI के द्वारा किया जाता है। RBI मॉनेटरी पॉलिसी बनाकर, मौद्रिक नीति बनाकर महंगाई को कंट्रोल करता है, या हम बोल देते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। दूसरा जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी बनाकर महंगाई को क्या करती है, कंट्रोल करती है, राजकोषीय नीति। तो फिस्कल पॉलिसी का ही एक इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पर टैक्स रेट है। तो टैक्स रेट इज द कंपोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, जो कि सरकार के द्वारा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई, या ये बोलें कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो नीति बनाई गई सरकार के द्वारा, उसको हम राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर हो गया हमारा, टैक्स रेट शुड बी इंक्रीज। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सफ़र द मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन। महंगाई की वजह से कौन सबसे ज़्यादा सफ़र करता है महंगाई। देखो पहला है डेटर, एक है क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर कौन है, देखो बिजनेस क्लास, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। होल्डर ऑफ रियल असेट्स, वास्तविक मुद्रा, जो असेट्स है जिनके पास, उनको क्या फ़र्क पड़ना है, बहुत सारी असेट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस क्लास जो ऑलरेडी अमीर व्यक्ति हैं, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाती है, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। एक क्रेडिटर होता है, क्रेडिट का मतलब जिसने पैसा लोन पर दिया हुआ है,
जो जिसने लोन दे रखा है, लोन देने वाला कौन है? क्रेडिटर है। जैसे अगर आप किसी से अगर पैसा उधार ले रहे हो, जैसे मान लिया आप अपने पापा के पास गए, पापा से आपने कुछ पैसे उधार लिए, तो अगर आपके पापा आपको पैसा दे रहे हैं तो आपके पापा आपके लिए क्या है? क्रेडिटर है। अब क्रेडिटर को नुकसान होता है इन्फ्लेशन में सबसे ज़्यादा। अब कैसे नुकसान होता है? क्योंकि अगर जैसे आपने पैसा उधार लिया 1 लाख रुपए, पैसा उधार कितना ले लिया? 1 लाख रुपए आप उधार ले रहे हो और 2 साल के लिए उधार ले लिए, तो 2 साल बाद महंगाई की वजह से क्या 1 लाख रुपए की उतनी वैल्यू होगी जितनी आज है? जवाब है नहीं। तो जो लोन दे रहा है इन्फ्लेशन में उसके लिए नुकसान है, क्योंकि इन फ्यूचर जब उसका पैसा उसको वापस मिलेगा तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी वैल्यू पहले थी। तो लोन देने वाले को नुकसान होता है, लोन लेने वाले को इन्फ्लेशन में नुकसान नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? तो आंसर हमारा क्या हो गया? क्रेडिटर, लोन देने वाला, और लोन लेने वाला कौन होता है? डेटर। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल और हम ले सकते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, एक सेकेंड, जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे महंगाई में कंज्यूमर को क्या इम्पैक्ट पड़ता है महंगाई में? कंज्यूमर का लॉस होता है, क्योंकि उसको चीज़ें महंगी मिलती हैं, लॉस होता है। एक आता है प्रोड्यूसर को महंगाई में क्या होगा? फ़ायदा होगा, क्योंकि उसको वो जो चीज़ महंगी बेचेगा तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। एक आता है फिक्स्ड सैलरी पर्सन को क्या होगा महंगाई में? नुकसान होगा, क्योंकि उसकी सैलरी फिक्स है, महंगाई बढ़ गई, प्राइस बढ़ गए तो उसको नुकसान होगा। एक है चेंज सैलरी पर्सन, जिसकी सैलरी चेंज होती रहती है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, उसका महंगाई भत्ता मिलता है, तो इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उसका महंगाई भत्ता भी बढ़ जाता है। तो चेंज सैलरी पर्सन को क्या होगा? प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसकी सैलरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऐसे ही डेटर, एक है क्रेडिटर, जो भी हमने ऊपर पढ़ा। क्रेडिटर लोन देने वाले को क्या होता है? नुकसान, और डेटर को क्या होता है? प्रॉफिट, फायदा। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अगला क्वेश्चन, इन्फ्लेशन कैन बी चेक्ड बाय। इन्फ्लेशन जो है मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाया जा सकता है। चेक्ड बाय, अंकुश कैसे लगाया जा सकता है? महंगाई का कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कि आपके खर्चे कम करके। देखो, इंक्रीजेज एक्सपोर्ट बढ़ा दें। भाई एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? दूसरे देशों में बेचना। जब दूसरे देशों में हम सामान ज़्यादा बेचेंगे तो देश में पैसा ज़्यादा आएगा तो हमारी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा। महंगाई में हमारे पास पैसा ही तो ज़्यादा है, उसी को तो कम करना है, तो इसमें एक्सपोर्ट की वजह से पैसा क्या होगा? बढ़ेगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत। दूसरा, इंक्रीजेज मनी सप्लाई का मतलब क्या था? देश में ओवरऑल पैसा कितना है वो मनी सप्लाई बताता है। अगर वो और बढ़ गया तो महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये भी ऑप्शन गलत। तीसरा, इंक्रीजेज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर सरकार अपने खर्चे बढ़ा दे। अब सरकार खर्चा कैसे बढ़ाएगी? पब्लिक वेलफेयर के कामों पर खर्चा बढ़ाएगी, रोड ज़्यादा बनाएगी, हॉस्पिटल ज़्यादा बनाएगी, स्कूल्स ज़्यादा बनाएगी, जिसकी वजह से रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी तो चीज़ों के प्राइस भी बढ़ेंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत। दूसरा, डिक्रीजेज मनी सप्लाई को क्या करना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए, इससे ही महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है, मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? डिक्रीजेज मनी सप्लाई। अगला, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर कंसिडर्ड लिक्विड बिकॉज दे आर। देखो, लिक्विड, इकोनॉमिक्स में कैश को लिक्विड बोला जाता है। जो नगद पैसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विड। तो जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब क्या है? राजा। जो राजा की चीज़ें हैं हम उनको आसानी से उस पर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं, भारत सरकार के ऊपर भरोसा नहीं, तो आप कैसे एक देश के अंदर आप सर्वाइव कर पाओगे? तो गवर्नमेंट ही, जैसे एक राजा ही तो सब कुछ होता है देश के लिए, जो वो चीज़ें निकाल रही है, तो हमारा सबसे ज़्यादा भरोसा किसके ऊपर होता है? गवर्नमेंट के ऊपर। तो जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं हम उनको आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे जितने भी नोट हैं, नोट क्या है तो कागज़ ही ना। सरकार ने हमें परमिशन दे रखी है, सरकार ने हमें गारंटी दे रखी कि भाई कागज़ नहीं, ये करेंसी नोट है, ये 2,000 रुपये का चलेगा या ये 500 रुपये का चलेगा। एक कागज़ के टुकड़े को हम 500 रुपये की वैल्यू का समझ लेते हैं, लेकिन अगर उस कागज़ के टुकड़े की अगर 500 रुपये होती है तो उसको फाड़ कर
या अदर किसी कागज़ पर आप 500 रुपये की स्टैंप मारकर अगर ले जाओगे तो वो 500 का नहीं चलेगा। 500 का नोट वही है जिस पे सरकार ने क्या कर रखी है, गारंटी दे रखी है। तो जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको कंसीडर कर लिया जाता है लिक्विड, बिकॉज दे आर क्विकली एंड ईजीली मार्केटेबल, क्योंकि हम उनको आसानी से कन्वर्ट करवा सकते हैं कैश में, और मार्केटेबल यानी कि जल्दी और आसानी से विपणन योग्य है मार्केट में, जिनका आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। तो अब आंसर हमारा क्या हो गया, सी। अगला, इन्फ्लेशन इज क्योज्ड बाय, इन्फ्लेशन का कारण क्या है, हम ये पहले ही भी डिस्कस कर चुके हैं। इन्फ्लेशन का मेन कारण क्या होता है कि देश के अंदर क्या बढ़ जाती है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है, इंक्रीजेज मनी सप्लाई। अगला क्वेश्चन, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स द डाटा अंडर अ न्यू रिवाइज्ड सीरीज इन विच बेस ईयर इज टेकन एज। देखो, महंगाई का जो डाटा है वो अलग अलग बेस ईयर के साथ कंपेयर किया जाता है। जैसे कंपेयर क्यों करते हैं हम, मान लेते हैं गवर्नमेंट ने एक बेस ईयर बनाया कि हम जिसके साथ बेस ईयर कम यानी कि कंपेयर करके देखते हैं कि हम वहाँ से कितनी आगे जब बढ़ रहे हैं। जैसे आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम की तैयारी आपने आज से स्टार्ट की, आज आपने स्टार्ट की, एक हफ्ते बाद टेस्ट दिया तो आपके टेस्ट में मार्क्स आए 20, तो आप अगली बार के लिए टारगेट क्या रखोगे कि भाई मेरा टारगेट हो गया 20, अब मुझे 20 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए अगले बार। अगले हफ्ते में आपने दोबारा टेस्ट दिया, अगले टेस्ट में आपके मार्क्स आ गए 30, तो अगली जो टेस्ट के लिए अब आपका टारगेट क्या हो गया, 30 हो गया। अब अगले हफ्ते आप जब टेस्ट दोगे तो आपके मान बाई चांस 28 मार्क्स आ गए, तो आप अपना टारगेट 30 से घटाकर कितना नहीं करोगे, 28 नहीं करोगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी टारगेट सेट है 30 है, तो आपको 30 से ऊपर भागना है। ऐसे ही सरकार क्या करती है, एक ईयर को बेस ईयर बना देती है, आधार वर्ष बना देती है, जिसमें जिसके साथ वो कंपैरिजन करके देखती है कि हमारे देश में जो चीज़ों के प्राइस हैं वो उस देश के साथ ईयर के साथ कंपैरिजन करके वो ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। तो ऊपर जा रहे हैं तो कितना ऊपर जा रहे हैं, जैसे एक बेस ईयर मान लिया 2016-17 को बेस ईयर सरकार ने बना दिया, मान लेते हैं एक बार 2016-17 के अक्टूबर महीने में किसी गुड्स के प्राइस 20 रुपये थे, और आज 2023-24 में अक्टूबर के महीने में उसी प्रोडक्ट के प्राइस मान लेते हैं 22 रुपये हैं, तो कितने रुपए बढ़ गए, 2 रुपये बढ़ गए। कहाँ से बढ़े, 20 रुपये से बढ़े, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, तो ये कितना परसेंट महंगाई बढ़ गई हमारी, 10% उसके प्राइस में तेज़ी आ गई 2016-17 के मुकाबले। तो ऐसे महंगाई को कैलकुलेट किया जाता है बेस ईयर के साथ कंपैरिजन करके। तो आज़ादी के बाद आज तक जो बेस ईयर हैं वो अलग अलग बनाए गए हैं। तो वर्तमान में जो बेस ईयर है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार तो जो हमारा आंसर है वो आंसर हमारा 4-5 है, लेकिन वर्तमान में जो महंगाई का डाटा है वो 2011-12 के अनुसार लिया जाता है। अब महंगाई का डाटा ये है जीडीपी के लिए आपका, महंगाई का डाटा जो वर्तमान में सरकार वो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर लेती है। तो जीडीपी के लिए अगर पूछता है बेस ईयर तो आज भी 2011-12 है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए भारत सरकार ने जो बेस ईयर है वो 16-17 को कर दिया गया है। तो अब महंगाई का डाटा, अगर महंगाई का डाटा पूछता है तो 16-17, और देश में जो जीडीपी है या जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उसके लिए जो आधार वर्ष है वो आज भी 2011-12 है। क्लियर है यहाँ तक। चलो, तो महंगाई के लिए कौन सा डाटा हो गया, महंगाई के लिए 2016-17 और जीडीपी के लिए 2011-12। अगला क्वेश्चन, विच इज़ नॉट द मेजर अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट टू चेक इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा उपाय जो है मुद्रास्फीति को रोकने के लिए किया जाता है। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पहला इंक्रीजेज कंजप्शन, गवर्नमेंट क्या कर देगी, गवर्नमेंट इंक्रीजेज कंजप्शन ये नहीं कर सकती। गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती, यही क्वेश्चन था कि हमारा नोट मेजर जो गवर्नमेंट जो है वो नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट कैसे कंजप्शन बढ़वा देगी आपका, गवर्नमेंट कंजप्शन आपका नहीं बढ़वा सकती। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, गवर्नमेंट प्रोडक्शन बढ़वा सकती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी ले आए, मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम चला है वह, उससे प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये गवर्नमेंट कर सकती है। रिड्यूस इन डेफिसिट फाइनेंसिंग, सरकार बजट जो है
बजट ऐसा ना बनाए कि जिससे घाटे का बजट बने, खर्चा ज़्यादा हो सरकार का, तो घाटे का बजट ना बनाए सरकार, ये भी काम कर सकती है। टैक्सेशन मेजर, सरकार टैक्स भी लगा सकती है, तो ये काम भी सरकार कर सकती है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये एक्चुअल में फिस्कल पॉलिसी से आपका क्वेश्चन था कि फिस्कल पॉलिसी में आपका कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो फिस्कल पॉलिसी में आपके जो कंपोनेंट है वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकार खर्चा बढ़ा सकती है, घटा सकती है। दूसरा आ गया टैक्स रेट, टैक्स रेट को सरकार बढ़ा सकती है, घटा सकती है। सरकार उधार लेने लग जाए, यानी कि उधार ले रही है सरकार आरबीआई से, सरकार उसको कंट्रोल कर सकती है। सरकार उधार ले रही है पब्लिक से, पब्लिक बोरोविंग, सरकार उसको कंट्रोल कर सकती है, ज़्यादा ले सकती है या कम ले सकती है। पब्लिक से उधार लेती है बॉन्ड जारी करके, जैसे वर्तमान में अगर भारत सरकार को रोड बनाना है तो सरकार कह रही है, सरकार ने गवर्नमेंट बॉन्ड जारी कर दिए, मान लिया 1,000 रुपये का एक बॉन्ड था और 1 करोड़ बॉन्ड जारी कर दिए, 1 करोड़ बॉन्ड जारी कर दिए, 1,000 रुपये का एक था, तो सरकार के पास 1,000 करोड़ रुपये जो है सरकार के पास डायरेक्ट आ जाएंगे। सरकार कह रही है कि इस बॉन्ड के ऊपर हम सालाना आपको 10% का ब्याज देंगे और 10 साल के बाद आपको पैसा वापस मिल जाएगा। तो आप लोग उस बॉन्ड को परचेज कर लेते हैं और वो 1,000 करोड़ रुपये इनडायरेक्ट रूप में किसके पास पहुंच गया, सरकार के पास पहुंच गया। तो सरकार पब्लिक से भी पैसा जो है उधार ले सकती है। और अगर फिजिकल पॉलिसी का आप इंस्ट्रूमेंट देखें तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट आ जाता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, विदेशी व्यापार, NATIONAL, इंटरनेशनल ट्रेड, विदेशी व्यापार। इसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट उसको भी कंट्रोल करके सरकार क्या कर सकती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। तो जो कंजप्शन है वो हमारी फिस्कल पॉलिसी का कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, तो इसीलिए सरकार कंजप्शन को ना बढ़वा सकती ना घटवा सकती। तो हमारा आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्फ्लेशनरी प्राइस राइजेज। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति मूल्य वृद्धि का परिणाम है। देखो, विकास में बाधा बिल्कुल उत्पन्न होती है, इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई में विकास में बाधा जरूर उत्पन्न होगी। दूसरा, आर्थिक असमानताओं में वृद्धि, बिल्कुल महंगाई की वजह से जो है गरीब और गरीब हो जाते हैं, क्लियर है। और भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव इसका पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि महंगाई की वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, इंपोर्ट कम हो जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी। द सप्लाई साइड मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आपूर्ति पक्ष का उपाय है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पीछे कि भाई इन्फ्लेशन के जो दो ही कारण हैं, डिमांड पुल और सप्लाई पुश। तो सप्लाई किस चीज़ से इफेक्ट होगी, पहला ऑप्शन है रिड्यूसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर दे तो उससे सप्लाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रोड कम बना रही है तो सरकार सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्राइस कंट्रोल थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के थ्रू प्राइस कंट्रोल कर दिया। जैसे वर्तमान में जो टमाटर के रेट बढ़ते जा रहे थे, अगर सरकार अनाउंस कर देगी भाई टमाटर 20 रुपये या 50 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं बिकेगा, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसमें प्राइस को कंट्रोल कर दिया। तो उसमें आप भले ही आपके पास, आप एक ऐसे मान लिया व्यापारी थे, आप टमाटर के थोक विक्रेता थे, आगे से टमाटर आ रहा था मार्केट में, आप सप्लाई नहीं कर रहे थे, आप सप्लाई चेन तोड़ दिया आपने। सप्लाई चेन क्यों तोड़ दी, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ते ही आप सप्लाई को अब बढ़ा दोगे। तो सरकार ने उस सप्लाई, उस प्रक्रिया को आप ख़त्म कर दिया। सरकार कह रही है कि अब मैक्सिमम रेट डिसाइड कर दिया सरकार ने कि भाई इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते। तो सप्लाई साइड का मेजर जो कंट्रोल जो कर सकता है उसमें यही आ गया हमारा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसमें प्राइस को क्या कर लिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए। अगला, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन, देखो इन्फ्लेशन के अलग अलग टाइप हैं कि भाई सालाना कितना % महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से देखा जाता है। जैसे पहला ऑप्शन है हमारा, जैसे एक ऑप्शन है क्रीपिंग। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई महंगाई। रेंगती हुई वह महंगाई होती है जिसमें सालाना महंगाई दर कितने % से बढ़ जाए, 3% से लगभग बढ़ रही है महंगाई। 3% रेट बढ़ गया, इस साल रेट 3 है, अगले साल रेट 103 हो गया, 3% से रेट बढ़ गया, तो उस टाइप की महंगाई कौन सी आ जाती है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग के बाद अगली जो महंगाई आती है वो आ जाती है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वो क्या आ जाती है, वॉकिंग इन्फ्लेशन, चलती फिरती महंगाई, वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, जिसमें महंगाई दर 3% से ज़्यादा और लगभग 10% तक अगर महंगाई बढ़ रही है तो वो महंगाई कौन सी महंगाई आ जाती है, वॉकिंग इन्फ्लेशन।
एक है रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन में अगर महंगाई दर आपकी लगभग 20% तक अगर बढ़ रही है तो आपकी महंगाई वो आ जाती है रनिंग इन्फ्लेशन। एक आती है हाइपर इन्फ्लेशन और एक गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होती है जिसमें डबल और ट्रिपल डिजिट में महंगाई बढ़ेगी। डबल और ट्रिपल डिजिट में, ट्रिपल डिजिट मतलब लगभग 999% तक अगर महंगाई बढ़ रही है आपकी तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन आ जाती है, जो कि एक हाइपर इन्फ्लेशन का ही एक पार्ट है। हाइपर इन्फ्लेशन में आपकी महंगाई दर मोर देन 1000%, 1000% से ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, 1000% से ज़्यादा महंगाई। ऐसी सिचुएशन हाल फिलहाल में क्रिएट हो चुकी है। एक देश था वेनेजुएला, वेनेजुएला वर्तमान में 2019 में उस देश में ये महंगाई देखने को मिली थी, जिसमें आप यकीन नहीं करोगे कि डेली 40.5% के हिसाब से डेली के रेट बढ़ रहे थे। लगभग अगर बात करें हम 2 दिन में रेट डबल हो रहे थे। महंगाई दर कितनी ज़्यादा थी, 2 दिन में रेट डबल हो रहा था। आज रेट 100 रुपये है किसी चीज़ का, तो 2 दिन बाद उस चीज़ का रेट 200 रुपये, और 2 दिन बाद 400 रुपये, और 2 दिन बाद 800 रुपये। ऐसे 2 दिन में रेट डबल होते जा रहे थे। और एग्जाम्पल लें तो एक देश था जिम्बाब्वे, इससे पहले जिम्बाब्वे, एक मिनट कैंसिल कर लेते हैं इसको, जिम्बाब्वे, अरे जिम्बाब्वे क्या कर रहे हैं यार, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे कब, 2008 में। तो जिम्बाब्वे में क्या था, 15 घंटे में रेट डबल हो रहे थे। यहाँ पर वेनेजुएला से भी बहुत से बुरे हालात थे। 15 घंटे में अगर दिल्ली की अगर महंगाई दर आप काउंट करोगे तो वो थी 207%, ये दिल्ली। इसको आप 365 से गुना करके वो एक साल की आ जाएगी। तो हाइपर इन्फ्लेशन मोस्टली वही होती है जिसमें सालाना महंगाई दर 1000% से ज़्यादा हो जाए। तो हाइपर इन्फ्लेशन में ही क्या जाता है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन किसका ही पार्ट है, हाइपर इन्फ्लेशन का ही पार्ट है। तो हमारा आंसर क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे आपके, और अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियोज़ में लेके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई भी डाउट है कमेंट करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।